नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त तो पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है। हमारे देश में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जबरदस्त उत्साह है। आप सबको नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यू ईयर ईव के मौके पर इस साल एक बार एक नया ट्रेंड दिख रहा है। हमारे देश में आमतौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग हिल स्टेशंस में जाते हैं, जैसे श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, मनाली, शिमला, नैनीताल। यहां सैलानियों की ज्यादा भीड़ होती है, या फिर गोवा, पोर्ट ब्लेयर, पुरी के बीचेस पर यहां भीड़ दिखती है। इस बार भी इन जगहों पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बार धार्मिक जगहों पर लोगों की जबरदस्त आमद हो रही है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, वैष्णो देवी माता, महाकाल मंदिर, शिरडी, सीकर के खाटू श्याम मंदिर, हर जगह भक्तों का जबरदस्त सैलाब उमड़ा हुआ है। ईश्वर की शरण में पहुंचे भक्तों ने क्या कहा, यह मैं आपको सुनवाऊंगा। प्रेमानंद जी महाराज ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में किस बात का ख्याल रखने की बात कही है, नौजवानों को क्या सलाह दी है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच नए साल का स्वागत करने पहुंचे लोगों की तस्वीरें भी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन देशों की तस्वीरें देख लेते हैं जहां पर नए साल ने दस्तक दे दी है। हमारे देश में तो नया साल शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में न्यू ईयर आ चुका है। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। दुनिया में सबसे पहले नया साल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आया। ऑकलैंड टाइम जोन में हमसे करीब 7.5 घंटे आगे है, इसलिए जब भारत में शाम के 4:30 बजे थे, उस वक्त ऑकलैंड में आधी रात के 12 बज चुके थे। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, जैसे ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आईं, काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर जबरदस्त आतिशबाजी के बीच 2026 का स्वागत किया गया। सिडनी और भारत के समय में करीब 5.5 घंटे का अंतर है। जब भारत में शाम के 6:30 बज रहे थे, उस वक्त सिडनी में नए साल का आगाज हो गया। सिडनी में भी जबरदस्त आतिशबाजी हुई। हर साल की तरह सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। रात के 12 बजते ही सिडनी हार्बर ब्रिज की लाइटिंग और आतिशबाजी के कॉम्बिनेशन से पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो गया। हमारे देश में भी नए साल के जश्न की तैयारी है। हर कोई अपने तरीके से नए साल की शुरुआत करना चाहता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2026 शुरू होने से पहले इस बार मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है। भगवान की शरण में पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में नौजवान हैं, जिन्हें आजकल जेनजी कहते हैं। वो भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए धार्मिक जगहों पर पहुंचे। मथुरा, वृंदावन में तो भक्तों की इतनी भीड़ है कि शहर में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग 2 दिन पहले वृंदावन पहुंच गए थे। हालांकि प्रशासन ने शहर में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। मंदिर कमेटी ने भी लोगों से 5 जनवरी तक बुजुर्गों और बच्चों के साथ मथुरा वृंदावन न आने की अपील की है, लेकिन इसका कोई खास असर होता दिखा नहीं। भक्तों के उत्साह को देखते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन की टाइमिंग बढ़ानी पड़ी। भक्तों के आने जाने के लिए अलग अलग गेट खोले गए। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। दर्शनों के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अफरा तफरी जैसा माहौल नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए अगर बिहारी जी के दर्शनों के लिए थोड़ी तकलीफ झेलनी भी पड़े तो कोई बात नहीं। आप कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आई हैं। अभी तो खैर आज बहुत भीड़ आई है। बहुत भीड़ नहीं आई, बहुत प्यारे आए हैं। बहुत प्यारे आए। भीड़ जनता के लिए होती है, मालिक के लिए तो उसके प्यारे होते हैं, गोपियाँ होती हैं, ग्वाले होते हैं। पहले ये था कि न्यू ईयर पे लोग घूमना पसंद करते थे, गोवा जाते थे, अब मंदिर आ रहे हैं। ये उसकी इतनी कृपा बरसी है, अपार कृपा बरसी है। किसी को भी होटल में जाके नया साल मनाने का आनंद नहीं आता। जो आनंद उनको यहाँ मिलता है वो उनको कोई नहीं दे सकता। तो पापा ने शुरू से ऐसा बना कर रखा है, हर न्यू ईयर यहाँ पे आना। कोई पार्टी तो पूरे साल हो सकती है, तो बांके जाएगी वर्षन 31 को तो एक बार ही होंगे साल में। नए साल की शुरुआत तो भगवान के चरणों में होनी चाहिए ना। तो हाँ, मेरे बच्चों ने आज तक कभी नहीं बोला 24 सालों से कि हमने पार्टी करनी है। वो 31 को यहीं आते हैं हमेशा। बहुत मुस्कुराहट, बहुत खुश है हम आके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। भगवान के आए तो कई के दर्शन, अगर संघर्ष नहीं किया तो बहुत मजे। जय बांके बिहारी लाल की।
काशी में भी वृंदावन जैसा हाल है। देश विदेश के लाखों भक्त मोक्ष की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर वाराणसी की सड़कों तक कई किलोमीटर तक भक्तों की लाइनें लगी हैं। जिन लोगों ने कल नए साल की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन का प्लान बनाया है, वो गंगा में क्रूज की सवारी का मजा ले रहे हैं। बोट के जरिए काशी के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बहुत से लोगों से बात की और सबने कहा कि उन्हें मालूम था कि नए साल में भीड़ होगी, लेकिन फिर भी वो नए साल की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर करना चाहते हैं। पर तो बनारस में ही बनाना है नया साल, यही बनारस। कुछ सोच के आए बनारस क्यों जाना है, कुछ वजह सोची कि नया साल यहाँ क्यों मनाएंगे? क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वजह मैं चाहती हूँ कि नया साल में भगवान आशीर्वाद से नया साल की शुरुआत करूँ, और अब मैं जो ये 1 ईयर का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ भगवान के आशीर्वाद से। मैं आयरलैंड में रहता हूँ। वहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर, पटाखे, आतिशबाजियाँ वहाँ ये सब होती हैं, लाइट्स बहुत सारे होते हैं। लाइक हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है, उनके यहाँ क्रिसमस होते हैं। और हमारे यहाँ धर्म के प्रति थोड़ा सा है, तो हम अपने तरीके से मनाते हैं, पूजा पाठ बाबा के धाम पे आके। एक्चुअली मेरी ये विश थी कि मतलब अगर नया साल हो तो मैं यहीं से शुरुआत करूँ चीज़ों की, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा देते हैं। नए साल से पहले अयोध्या में भी रामलला के दर्शनों के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या नौजवानों की है। अभी तक देश की जेनजी किसी खास मौके पर टूरिस्ट स्पॉट्स में होटल्स, पब्स, नाइट क्लब्स की ओर दौड़ लगाते थे, अब मंदिरों की ओर आ रहे हैं। नए साल में भगवान के दर्शनों से शुरुआत कर रहे हैं। भारी भीड़ के बीच भक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है, हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं। किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे त्रेता में आ गए। सुंदर, राम जी खुद आए हुए हैं ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का 2य वर्ष और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं की जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ। और अयोध्या के लिए तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हिंदू पंचांग के मुताबिक आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और 2 साल पहले इसी तिथि को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसलिए आज अयोध्या में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो भी अयोध्या में थे। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने रामलला के दर्शन किए, राम दरबार में आरती की। राजनाथ सिंह ने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराई। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दुनिया भर में फैले सनातनियों के लिए आत्मगौरव का पल है। अयोध्या में सनातन की पताका फिर शान से लहरा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पिछले 8 सालों में अयोध्या का पुराना वैभवशाली स्वरूप लौटा है। जिस अयोध्या को कुछ लोगों ने दंगों का अड्डा बना दिया था, जिस अयोध्या में राम भक्तों पर जुल्म होते थे, अब सब बदल गया है। 500 साल पुराना कलंक मिटा है। अब रामलला भी विराजमान है। अब हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और अब तो सरकार की जी राम जी योजना भी आ गई है। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन
कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों की कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भक्ति के माहौल में थोड़ा सियासी रंग घोला, लेकिन आम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग बस भक्ति से ओतप्रोत हैं। वो सिर्फ नए साल से पहले अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, और ये भक्ति का माहौल अयोध्या, मथुरा और काशी में ही नहीं, दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी दिख रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं भक्तों का सैलाब आया हुआ है। यहां भी भक्तों की लाइन में सबसे ज्यादा संख्या जेनजी की दिखी। साईं बाबा की बहुत बड़ी देन है सर, इनकी मन्नतें मांगी जाती है सर, हर मन्नत पूरी होती है सर। यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता सर। साईं का धन्यवाद करने और मांगने के लिए तो कभी भी तैयार है, भगवान के पास आए हैं भैया। हर साल हम आते हैं, बाबा का आशीर्वाद यहीं से स्टार्ट करके यहीं से जाते हैं, और पूरा साल हमारा बाबा में हो जाता है और बाबा बाबा हो जाता है। आजकल जो देखा जा रहा है, जो हर कोई ट्रस्ट करता है बाबा का, हम दिल्ली से आए वैसे भी, जो मांगते हैं वो रियलिटी में सच कुछ मिलता है। बस एक विश्वास रखो, श्रद्धा और सबूरी, वो डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, तो बाबा से यही कहने आई हूँ कि जो साल बीत गया है वो तो जो भी उतार चढ़ाव था, लेकिन जो साल आने वाला है उसमें बाबा थोड़ा तरक्की सबको दीजिए। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर, कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, यहां भी भक्तों की भारी भीड़ है। शिमला के जाखू मंदिर में लोग आए। हरिद्वार के मनसा देवी में भी भक्तों की लंबी लंबी लाइनें दिखी। हरिद्वार में भी मां गंगा की आराधना करने और नए साल पर गंगा स्नान करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा के तट पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मंदिरों में जितनी भीड़ है, उतनी ही टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी है। खासकर जम्मू कश्मीर में लोग पहाड़ का और बर्फ का दोनों का लुत्फ उठाने आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी चल रही है। पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए हैं। लोग स्नो स्केटिंग कर रहे हैं, स्कीइंग हो रही है, स्नो गेम्स खेले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत सख्त इंतजाम है। हर टूरिस्ट स्पॉट पर हथियारबंद बीएसएफ के जवान तैनात हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने कश्मीर की सुंदरता के बारे में जितना सुना था वो कम था। कश्मीर तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हर भारतीय को जिंदगी में कम से कम एक बार कश्मीर जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कश्मीर आके। मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी से कि जब भी कश्मीर के प्लान्स बने कभी भी मना मत करें, विजिट करिए कश्मीर और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा ऐसा सुना जाता है कि दिस इज़ हेवन ऑन अर्थ, लेकिन आज तो हम लोगों ने देख भी लिया कि सच में हेवन है। बहुत अच्छा है, लाइफ का पहला एंजॉय है जो आज हम लोग बहुत सब साथ मिल करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ बर्फ ही नहीं, यहाँ के सारे नज़ारे ये बताते हैं कि कश्मीर स्वर्ग ही है हम लोगों के हिंदुस्तान का, और यहाँ पे सबको एक बार आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग तो यही सब देख के आए थे यहाँ पे। शम्मी कपूर का एक गाना था गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, काफ़ी अच्छा सीन है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हम लोगों के अंदर थोड़ी सी हिचक होती है कश्मीर आने में, अब वो नहीं है। बहुत अच्छा लगा है सर, यहाँ का मौसम देख के सर, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ग्रेट है सर। और
अपनी फोर्सेस का जो हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, उनके लिए भी सर बहुत प्राउड है सर। और जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है फोर्सेस को लेकर, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ही सर अच्छा। सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फ गिर रही है और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों टूरिस्ट सोनमर्ग भी पहुंचे हैं। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश दिख रहा है। हजारों टूरिस्ट और लोकल्स भी उनकी भीड़ लाल चौक पर जमा हो चुकी है और बेसब्री से हर कोई रात के 12 बजने का इंतजार कर रहा है। कोई लाल चौक पर तिरंगा लहराकर नए साल का स्वागत कर रहा है तो कोई शिकारों का आनंद ले रहा है। टूरिस्ट की संख्या में के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। अच्छा लग रहा है, अलग तो लग रहा है, अच्छा है। लेकिन बहुत सारा लोग, मतलब फ्रीडम, यहाँ लोग फ्रीली घूम रहे हैं, खौफ नहीं है, बिंदास घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब साथ में है तो अच्छा ही लग रहा है। एक्चुअली बहुत ड्रीम था इधर आने का कि कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, तो ऑब्वियसली हर एक का ड्रीम रहता है कि एक डेस्टिनेशन 31st सेलिब्रेशन हो, तो वैसे ही हमारा भी था। तो इधर आए हैं, काफ़ी ऐसा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और एकदम सेफ फील कर रहे हैं। कश्मीर बच्चों को दिखाना था, इनकी बहुत इच्छा थी बर्फ़ देखने की, स्नो देखने की, और कश्मीर आने की इनकी बहुत इच्छा थी। तो फिर हमने डिसाइड किया, सारी प्लानिंग की और अभी इनको सोनमर्ग, गुलमर्ग सभी देख चुके हैं ये, और इतने खुश है यहाँ आकर के। देश के बाकी हिस्सों में भी मैं इनको लेके गया हूँ घुमाने के लिए, पर जो एक्सपीरियंस इन बच्चों का यहाँ रहा है वो बहुत बढ़िया रहा और हमको इतना बढ़िया लगा यहाँ पे। कश्मीर हमारा एक भारत देश का एक अभिन्न अंग है। हम लोग इसलिए यहाँ पे आज 31st मनाने आए हैं कि क्या है कि हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि आप कश्मीर में आइए और अपने देश में आके एक अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबको देख के सब एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारा ही देश है। तो क्यों ना हम अलग अलग, अपने घर में तो सबको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, लेकिन आज सोचा कि चलो फैमिली फ्रेंड्स के साथ कश्मीर चलते हैं और वहाँ का एक अलग से सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ का एक अलग एनवायरनमेंट फील करते हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर से कम नहीं है। शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल में न्यू ईयर के जश्न को दुगना कर दिया है। बहुत सारे लोग स्नोफॉल की उम्मीद लेकर शिमला आए हैं। हालांकि शिमला में स्नोफॉल हुई नहीं, लेकिन मौसम विभाग का यह दावा है कि आज रात बर्फबारी हो सकती है। सर, हम 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं 3 दिन से लगातार। क्या कमी क्या? नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। शिमला में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का AQI लेवल अगर देखें हम दिल्ली से तो बहुत ही कम है, क्योंकि दिल्ली में तो पॉल्यूशन और ठंड बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है और यहाँ का AQI लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। विंटर कार्निवल नाम का प्रोग्राम अभी तक तो हमने केवल यूट्यूब और वीडियोस में ही देखा था, लेकिन आज लाइव देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर आए हुए हैं। हम लोग रात में आए थे, जो ठंड लगी है ना, इतना कभी नहीं देखा इससे पहले, और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कार्निवाल्स भी चल रहा है। जैसे पता चला हम लोग बहुत खुश हो गए, जो पूरे फ्रेंड्स जो आए थे सभी खुश हो गए कि चलो कोई अच्छे मौसम में आए हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग स्नोफॉल देखें। शिमला की तरह मनाली में भी उत्साह के रंग बिखरे हुए हैं। टूरिस्ट की भारी भीड़ की वजह से शहर के होटल्स बिल्कुल बुक्ड हैं। मनाली के मॉल रोड पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। देश विदेश से पहुंचे हजारों लोग लाउड म्यूजिक पर नाच रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग मुश्किल में भी फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाने वाले रास्ते में कई जगह जाम लग गए, सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गईं। जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मनाली पहुंचना चाहते थे वो कई घंटों से जाम में फंसे हैं। और मुश्किल यह है कि मनाली में पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए जो लोग मनाली आ गए उन्हें होटल मिलना तो दूर, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। इस उम्मीद पे आए हैं कि शायद स्नोफॉल होगी, कि यहाँ बर्फ पड़ेगी। हमारी मम्मी है, वो तो बहुत बार आ चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन हम भी 2-3 बार आ गए हैं। हम सारी फैमिली आई है। बहुत एक्साइटेड है मनाली, और हमें बहुत सुंदर लगता है। पहले हम बहुत बार आए हैं, पर इस बार हम स्नोफॉल देखने आए हैं। बच्चों में एक्साइटमेंट है, हम सब में बहुत एक्साइटमेंट है। हम वेट कर रहे हैं कि 31st ईव हम स्नोफॉल के साथ सेलिब्रेट करें। हर साल तो कहीं और जाते हैं, इस बार मनाली आए हैं, बट इसी होप में आए हैं कि शायद स्नोफॉल देखने को मिलेगी। हम लोग पूरे 12 लोग हैं मेरे साथ, पूरी फैमिली आई है और बहुत एक्साइटेड हैं।
और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% अनुमान है कि स्नो होगी। मैं दिल्ली से आई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग मतलब बहुत टाइम से टूर प्लान कर रहे थे कि हम मनाली आएंगे और यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मतलब हमें वेट तो था कि हम स्नोफॉल देखेंगे, बट स्नोफॉल अभी होनी रही, बट अभी आगे हमने माउंटेन्स पर देखा था। पूरी दुनिया में हर कोई नए साल का स्वागत कर रहा है। कुछ ही देर में भारत में भी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, मनाली, शिमला, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी से लेकर शिरडी, हर जगह इंडिया टीवी की टीम्स तैनात हैं। और रात में जैसे ही 12 बजेंगे, जैसे ही 2026 आएगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू होगा, उस वक्त देश के कोने कोने से नए साल के जश्न की लाइव तस्वीरें आप देखिए इंडिया टीवी पर। लेकिन आज नए साल के जश्न से पहले उन लोगों का दर्द भी दिखा जो सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिलीवरी बॉयज, मतलब गिग वर्कर्स, ये आज दिन भर स्ट्राइक पर रहे। गिग वर्कर्स यानी वो राइडर्स जो खाना या दूसरा सामान आप जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसे आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं। वो गिग वर्कर्स बेहतर मेहनताना और सोशल सिक्योरिटी की डिमांड को लेकर आज हड़ताल पर थे। इनकी 5 प्रमुख मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग यह है कि गिग वर्कर्स को पुराना पे आउट दिया जाए और 10 मिनट में डिलीवरी का प्रावधान खत्म किया जाए। जिस तरह गिग वर्कर्स की आईडी अचानक ब्लॉक कर दी जाती है, यह भी बंद होना चाहिए। हमारा पहला डिमांड था कि जो पुराना पे आउट था वो पे आउट दिया जाए। जो आप एग्रीगेटर सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आप अपने चलाते थे, जैसे कि दसरा, दीपावली, रमजान, बकरीद, क्रिसमस, ऐसे टाइम ही नहीं, रेगुलर भी वही पेमेंट को आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। दूसरा हमारा डिमांड है कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनी से 10 मिनट डिलीवरी इमीडिएटली उसको निकाल दिया जाए, सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज। और तीसरा जो है आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं आप विदाउट एनी ग्रीवेंस मैकेनिज्म के, और वो क्यों आईडीज ब्लॉक कर रहे, क्या है उसका कोई जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फोर्थ, एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा वर्कर्स के बिजनेस के ऊपर, जो इंसेंटिव्स नहीं मिले जैसा प्लान कर रहे उसके ऊपर। जो फिफ्थ है कि ये सारे चीज के ऊपर जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म मिले और जो है सोशल सिक्योरिटी मिले। आज इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग शहरों में गिग वर्कर्स से बात की और सबसे ज्यादा दिक्कत ये 10 मिनट वाले प्रावधान से ही है। राइडर्स का कहना है कि 10 मिनट में डिलीवरी करने के चक्कर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और फिर चोट लग जाए तो कोई इलाज में मदद भी नहीं करता। इन लोगों ने बताया कि अगर फूड आइटम्स की डिलीवरी में 2 मिनट की भी देर हो जाए तो कई बार लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और इसका पैसा इनसे वसूला जाता है। अगर दिन में एक भी ऑर्डर कैंसिल होता है तो उनकी दिन भर की कमाई चली जाती है। 10 मिनट का कस्टमर 10 मिनट डिवाइस पे दिखता है, 10 मिनट डिलीवरी होना बोल के उन्हें डिवाइस पे बुकिंग करता है, मगर ये डिलीवरी बॉय को 10 मिनट का बुकिंग आते हैं। देखो ये हैदराबाद ये ट्रैफिक कैसा रहते, ये रोड्स कैसा रहते, इस बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा नहीं देख सकते, कंपनी नहीं देख सकते, कस्टमर भी नहीं देख सकते। 100% उनको चाहिए 10 मिनट डिलीवरी। एंड नेक्स्ट एंड मेडिकल इंश्योरेंस, एक कुछ हुआ, देखो ये डिलीवरी के बारे में कुछ हुआ तो मेरे को मेडिकल नहीं रहते ट्रीटमेंट का, और डेथ हुआ तो डिलीवरी बॉय उसका गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं रहते, 1 रुपए भी नहीं देते कंपनी। एक दिन में कितनी डिलीवरीज आप लोगों को होती है? टारगेट दिया जाता है? टारगेट 25 कुछ। अच्छा, 25 डिलीवरी करता हूँ मैं एक दिन में। एक दिन में। और कितनी कमाई आपकी जेब के लिए आती है? मतलब बाकी खर्चा वगैरह सारी चीज़ें छोड़कर आपके लिए दिन का अगर मैं कहूँ 25 राइड्स में क्या कमा लेते हैं आप? 800-900 800-900 रुपये। इसमें कोई शक नहीं है कि गिग वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस इनह्यूमन है। ये लोग 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं। रात में 2-2 बजे तक ऑर्डर्स की डिलीवरी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक दिन में 1-1.5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। कई बार ऑर्डर वक्त पर पहुंचाने के चक्कर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, ना एक्सीडेंटल क्लेम है। इसलिए गिग वर्कर्स की डिमांड्स जायज़ है। और अच्छी बात यह कि आज एग्रीगेटर कंपनियों को भी इसका एहसास हुआ। जोमैटो और स्विगी ने कहा है कि उन्होंने नए साल के मौके पर गिग वर्कर्स को ज़्यादा पे आउट का ऑफर दिया है। जोमैटो ने पीक आवर्स मतलब शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे के बीच डिलीवरी पार्टनर्स का पे आउट 125 रुपये से 150 रुपये करने की बात कही है। ऑर्डर मना करने और कैंसिलेशन की वजह से गिग वर्कर्स पर जो पेनल्टी लगती है उसे भी माफ करने का ऐलान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां गिग वर्कर्स की दूसरी मांगों पर भी विचार करेंगी और उन्हें भी पूरा करेंगी।
अब आपको कुछ सियासी खबरें बताते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयुक्त नॉमिनेटेड हैं, मैं इलेक्टेड हूं, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को सांसदों के सवालों के जवाब देने ही होंगे। असल में आज अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों के डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे। सभी चुनाव आयुक्तों के साथ इनकी 2.5 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी तमतमाते हुए बाहर निकले और कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से जितने सवाल पूछे उनमें से एक का भी उन्हें सटीक जवाब नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। अगर ज्ञानेश कुमार में हिम्मत है तो वो उस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दें, उसके बाद जनता समझ जाएगी कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज, यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। इफ ही हैज द गट्स एंड गॉल, लेट हिम रिलीज द फुटेज। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, हियर इट गोज, Nirvachan Cell and Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि बंगाल में जिन 1,36,00,000 लोगों को संदेहास्पद वोटर्स की लिस्ट में रखा गया है, इन वोटर्स की पहचान इलेक्शन कमीशन ने कैसे की, क्योंकि 1 लाख बीएलओ और बीएलएज ने 2 महीने तक एसआईआर पर काम किया। उन्होंने तो सस्पिशियस कैटेगरी में किसी को नहीं रखा। तो चुनाव आयोग ने 1 घंटे में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की लिस्ट कैसे बना ली? यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथे पकड़ लिया गया है। अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें। भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था। 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सस्पिशियस लिस्ट एंड आई हैव टोल्ड the Chief Election Commissioner, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए। चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशन लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके, जरा आप मुझे बताइए। एक सवाल मीडिया के कोई भी मुझे बता दे, 7,66,00,000 वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7,08,00,000 वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिपेंसी है? जादू छड़ी क्या है? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। अभिषेक बनर्जी
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दूसरे विरोधी दलों के नेताओं के रवैये पर भी नाराज थे। उन्होंने कहा कि जो नेता सोशल मीडिया पर ट्वीट करके या यूट्यूब चैनल पर बयान देकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने ऑपोजिशन के लीडर से कहा कि सोशल मीडिया पर ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। अगर वोट चोरी के खिलाफ लड़ना है तो ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर सड़क पर आना पड़ेगा। और आखिर में अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयुक्तों को धमकी भी दे दी। कहा, ना हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी, ना ज्ञानेश कुमार हमेशा पद पर रहेंगे। जिस दिन बीजेपी की सरकार गई उस दिन कोई नहीं बचेगा। भाई, इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर डांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस है, मैं लिस्ट दे दूंगा एसआईआर के टाइम में। तब आपने बोला कि भाई रिलेटिव की जगह पे चाहे आपका चाचा हो, आपका पिताजी हो, कोई भी उस जनरेशन को तो आप डाल सकते हो। अभी आप रिलेटिव की जगह पे देखो, माँ बाप छोड़ के कुछ नहीं आता है। तो मैंने पूछा, बोला नहीं, वो पत्रकारों को मैंने अलग जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? भाई आप या तो 2 महीना पहले जो कहा था वो झूठ है, या आज जो कह रहे हो वो झूठ है। दोनों सही तो नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। अगर आपको लगेगा कि भाई सत्ते में रहने वाला लोग तो है ही, मेरे साथ बचा लेंगे, वो खुद नहीं बचेंगे जिस दिन सरकार बदलेगा। अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ जमीन पर जंग की जो बात कह रहे हैं वो बंगाल में दिख रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद इलेक्टोरल रोल्स का इनिशियल ड्राफ्ट जारी हो चुका है और जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है या जिन्हें इलेक्टोरल रोल से कोई शिकायत है, उनके दावों और आपत्तियों पर सुनवाई चल रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल के नेताओं ने कई जगह इस सुनवाई को रोका। उनका कहना है कि जब तक इसमें बीएलए मतलब बूथ लेवल एजेंट्स को शामिल नहीं किया जाएगा वो सुनवाई नहीं होने देंगे। चुनचुरा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक आसित मजूमदार ने लगातार दूसरे दिन ब्लॉक ऑफिस में एसआईआर को लेकर हो रही सुनवाई को बंद किया। आसित मजूमदार ने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक सरकार के लिए काम किया है, रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पाते हैं, उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। जिनके पास पासपोर्ट है, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें सुनवाई में बुलाया जा रहा है। उन्होंने बीएलएस को न आने देने पर भी सवाल उठाए। आसित मजूमदार ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बीएलओ का होना बहुत जरूरी है। हालांकि बंगाल कांग्रेस के बड़े लीडर अधीर रंजन चौधरी ने आज एक अलग लाइन ली। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी नाटक कर रहे हैं। पहले वो कहते थे कि एसआईआर नहीं होने देंगे, अब जब इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट आ चुका है तब चुनाव आयोग में जाकर विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। यह बंगाल के लोगों को धोखा देने का तरीका है और कुछ नहीं। कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण और उसमें ये उनके भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर, हिम्मत है, खून का नदियां बहा दूंगा। इन्हीं लोगों की मतलब पहले डराओ लोगों को, डराने का बाद दिखाओ कि तुम्हें हम बचाव कर रहे हैं। आप देखो कब डेलीगेशन लेके आए हैं, जब ये एनुमरेशन और मसौदे एक निकल चुके हैं, फाइनल लिस्ट आने वाला है। जब मसौदा निकल चुके उसके बाद आने में क्या फायदा।
बीजेपी की लीडर अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस तरह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया है, उससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखती। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम कटने की आशंका से ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इतने बौखला गए। भारत के संवैधानिक जो प्रतिष्ठान इलेक्शन कमीशन उनका अगेंस्ट में युद्ध घोषणा किए है। आपका इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपका जो इतना साल से जो मृत वोटर, जो शिफ्टेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को आप इधर स्थान दिया है पश्चिम बंगाल में, उनका डॉक्यूमेंट्स बना दिया है, वो नाम काटा जा रहा है, इसलिए आपका दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। हम लोग समझ रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना कि वोटर सरकार बनाता है, लेकिन यहाँ ज्ञानेश कुमार जी वोटर को अधिकार दे रहे हैं, देंगे। जो भारत के नागरिक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसको अधिकार दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आए, उसका तो आप लोग अगर डॉक्यूमेंट बना देंगे, जो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आजकल हो रहे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो हम लोग करने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, भाजपा चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी चाहते हैं कि बंगाल के हर वैध वोटर उनका जो अधिकार है वो मिले। होम मिनिस्टर अमित शाह भी 2 दिन से बंगाल में थे। आज उन्होंने कोलकाता में बीजेपी के 12 सांसदों से मुलाकात की, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ली, सांसदों से पिछले चुनाव के उनके एक्सपीरियंस पूछे, कहां कहां दिक्कत हुई, ये समझने की कोशिश की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेताओं से के साथ उन लोकसभा सीटों के बारे में भी बात की जहां पिछले इलेक्शन में बीजेपी हार गई थी। मीटिंग में 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की रणनीति पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार में मां, माटी, मानुष तीनों असुरक्षित हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण और कुशासन के खिलाफ जनता का गुस्सा ही सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। घुसपैठिए राज्य की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर बोझ है। बीजेपी सरकार बनेगी तो इन्हें चुन चुन कर निकाला जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के फेक नैरेटिव को पूरी ताकत से काउंटर करने को कहा जनता को पूरी असलियत बताई जाए। अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि ममता बनर्जी ने 15 साल में पश्चिम बंगाल के लोगों का कितना नुकसान किया है और बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है। बंगाल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ना आसान नहीं है। 15 साल से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी खुद जमीन से जुड़ी हुई नेता है और जबरदस्त फाइटर है और अपना किला बचाने के लिए ममता पूरा जोर लगा रही हैं। इसलिए यही कहा जा सकता है अभी कि बंगाल का मुकाबला दिलचस्प होगा। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन था। अब 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन बीजेपी का खाता आज ही खुल गया। वोटिंग से पहले बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत गए। कल्याण, पनवेल और धुले में बीजेपी के 4 कैंडिडेट्स निर्विरोध चुनाव जीत गए। कल्याण महानगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार रेखा चौधरी और आसावरी नवघरे के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा था। इस तरह पनवेल में नितिन पाटिल को और धुले में उज्जवल भोसले को निर्विरोध जीत मिल गई। लेकिन महाराष्ट्र की सारी पार्टियों का असल इम्तिहान अभी होना बाकी है। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में कब्जे की असल लड़ाई होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में न महायुति इंटैक्ट है न महाविकास अघाड़ी। 29 महानगर पालिकाओं में ज्यादातर जगह महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंसेस बिखर गए हैं। पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापुर और जलगांव में बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी साथ में मिलकर लड़ रही है। शिंदे की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन 15 शहरों में है। 14 शहरों में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। 3 शहर ऐसे हैं जहां पर अजीत पवार और शिंदे की पार्टी का अलायंस है, इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। और 2 शहरों में बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी मिलकर लड़ रही है, शिंदे शिवसेना इससे अलग है। इसलिए आज संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में यह साबित हो गया कि महायुति में कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच झगड़ा चल रहा है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को तोड़ने के लिए जमकर पैसा भी खर्च कर रही हैं। इतर पक्षात काय गोंधळ चाललेला आपण पाहिला असेल। 14 ठिकाणी महायुति, दूसरी पार्टियों में क्या घमासान मचा है सब देख रहे हैं।
करीब 14 जगहों पर महायुति टूटी है। कई शहरों में तो इनके लोग एक दूसरे की छाती पर बैठे हैं। बीजेपी में जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। नासिक से लेकर संभाजी नगर में तो जो भी राजनीतिक गड़बड़ी हुई वो देखने लायक है। बीजेपी के पास गुंडों की कतार है, 5 करोड़ के लिए लाइन लगी है। आज कोई भी निष्ठावान नहीं बचा है। शिंदे गुट के लोगों को आज बीजेपी आर्थिक पैकेज दे रही है। इनकी निष्ठा उस पैकेज की बारिश में बह गई है। शिंदे के पास 10 करोड़ का पैकेज है। अब आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र का दूसरा गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी कहां कहां बरकरार है। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। लेकिन महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से सिर्फ 8 में आघाड़ी की तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। फिर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता दावा करते हैं कि उनका अलायंस एकजुट है। अंबादास दानवे ने कहा कि अलग अलग शहरों में जमीनी हकीकत के हिसाब से रणनीति तय की गई है। कई जगह एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर जगह यह ध्यान रखा गया है कि शिवसेना कहीं भी बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अभी जहाँ जहाँ ज़रूरत जिसकी जिससे है वैसी एडजस्टमेंट हो रही है। हमने शिवसेना ने एक प्रिंसिपल रखा है कि वहाँ पे कहीं भी बीजेपी, शिंदे का गुट और अजीत दादा इनके साथ नहीं जाना चाहिए। ये भूमिका शिवसेना ने रखी और उस पर हम कायम है। बीजेपी विश्वासघाती है ना। बीजेपी क्या महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में हर जगह जिसके साथ भी जाते हैं उनके साथ विश्वासघात करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही रह चुका है। इसमें ये बहुत बड़ी बात हुई ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी की नीति ही ऐसी रही है, जब तक उससे काम है उस तक उसका यूटिलाइज कर लेना, बाद में उसका यूज एंड थ्रो, ये सिस्टम बीजेपी में है ही। इंटरेस्टिंग बात यह कि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने तो महायुति की पार्टियों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन शरद पवार की एनसीपी ने तीनों जगहों पर अजीत पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और नोट करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी भी जालना में अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। शरद पवार की पार्टी ने इस चुनाव में 700 कैंडिडेट्स दिए हैं। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के साथ शरद पवार की पार्टी 11 शहरों में एक साथ है। एमएनएस के साथ 5, अजीत पवार के साथ 3 शहरों में और दूसरी पार्टियों के साथ 7 जगह मिलकर चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि उनकी लड़ाई महायुति के खिलाफ ही है और चुनाव के बाद सब एमवीए में बने रहेंगे। खिचड़ी मेरे ख्याल से हमारी नहीं है। हमारी महाविकास आघाड़ी के साथ खाली कांग्रेस बाहर गई है, लेकिन हमारी जो है गठबंधन जो है वो वैसा ही है। हम लोग 6 जगह पे अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं और बाकी जगह पे 11 जगह पे कांग्रेस के साथ है और शिवसेना उबाटा के साथ हम लोग 11 जगह पे है, मनसे के साथ 5 जगह पे है, एनसीपी अजीत दादा गठ के साथ 3 जगह पे और अन्य पार्टी के साथ 7 जगह पे है। हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। विदाउट बीजेपी हम लोग जो पार्टी है उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। जहाँ पे लोकल लेवल का इलेक्शन है वहाँ पे हम लोग एक साथ, उनको वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए इसलिए साथ जा रहे हैं। लोग है उसके साथ ही रहेंगे, चुनाव के बाद किधर जाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि उनके आपस में जो लड़ना जो उनका चालू है तो उसके बाद चुनाव के बाद वो लोग एक साथ ही आएंगे। उनको डर है कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो दूसरे जो वोट है वो दूसरी जगह पे जाएंगे, उसके लिए वो अलग अलग कुछ जगह पे लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनाव में सभी पार्टियों को अपनी अपनी जमीनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, इसलिए सारे अलायंसेस टूट गए। उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, अजीत पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, राज ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी, जिसको जिसके साथ जाने में फायदा देखा वो उसके साथ हो लिया। फिलहाल गठबंधनों में बिखराव है, लेकिन 16 जनवरी के बाद शरद पवार को छोड़कर बाकी सब जिसके साथ थे उसके साथ ही दिखाई देंगे। शरद पवार कहां होंगे ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। आज मध्य प्रदेश के इंदौर से एक परेशान करने वाली खबर आई। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 7 लोगों की जान चली गई। हालांकि सरकारी तौर पर 4 मौतों की ही पुष्टि हुई है। 150 लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत गंभीर है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में लीकेज से जहरीला पानी लोगों के घरों में पहुंच गया। लोगों ने गंदे बदबूदार पानी की शिकायत प्रशासन से की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ और इसके बाद लोग बीमार होने लगे और हालात इतने खराब हो गए कि पिछले 4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं। तब जाकर अफसरों की नींद खुली है। पानी का सैंपल लिया गया तो वो हाईली कंटैमिनेटेड पाया गया।
जांच में पता चला कि एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजरने वाली वाटर सप्लाई की मेन लाइन में लीकेज था। इसी लाइन से नर्मदा के पानी को भागीरथपुरा इलाके की टंकी में सप्लाई किया जाता था। लोगों ने बताया कि भागीरथपुरा की हर गली में मरीज हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें शुरुआत में लगा कि कोई मामूली बीमारी है, लेकिन जब मरीजों की संख्या बढ़ती गई तब समझ में आया कि ये तो जहरीले पानी की वजह से हो रहा है। मेरी मम्मी को उल्टी दस्त और ये सब प्रॉब्लम हुई कल। क्यों? ये पानी के कारण हो रही है। हॉस्पिटल में अभी उन्होंने 10,000 रुपए हमसे लिए हुए हैं। पूरा शरीर ही अकड़ रहा, सुनपना हो रहा है, ये हो रहा है, बस वैसा हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। मतलब पानी कड़ा कड़ा लग रहा है पीने से। ये अभी 8 दिन पहले इतना पानी वो आया था, कड़वा लग रहा था, पूरा यहाँ गले में कड़ा कड़ा लग रहा। हमारी सिस्टर बहन बीमार, बड़ी बहन। अच्छा, क्या हो रहा है? उनको उल्टी दस्त हो रहा था तो भर्ती कर दिया अस्पताल में। हाँ। क्यों हो रहे थे उल्टी दस्त? वो है ना, गंदा पानी आ रहा है इसलिए। अच्छा, गंदा पानी आ रहा है। हाँ। तो और भी आपके आस पड़ोस में ऐसा है? हाँ है ना, ये शांत हो गए पड़ोस वाले आंटी जी। पानी गंदा आ रहा, पानी में स्मेल आ रही है। गली में 2-3 डेथ हो गई है। अस्पताल से वहीं से जो आया ना, कैंप लगे, वहाँ से दवाई लेके आ रहा है। अभी आली छोरी के नातनी है, ऐसा नहीं को बुलाओ, ये रही है, देखो स्कूल से आ गई। वो पीने लायक नहीं, भर ही नहीं सकता इंसान पानी। क्या ऐसा जैसे नाली का पानी आ रहा है। जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद प्रशासन एक्शन में नजर आया। भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों का सर्वे कराया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बीमार लोगों की जानकारी जुटाई। लोगों को ORS के पैकेट बांटे गए। भागीरथपुरा में वाटर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। मेडिकल चेकअप के लिए कैंप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे हैं, मरीजों से मिले हैं। चीफ मिनिस्टर के आदेश पर 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और 1 अफसर को बर्खास्त किया गया है। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि हर मरीज का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए हैं और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है, लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए। तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ये है कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए। कि कुछ अधिकारियों की कमी है तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी इंदौर नगर निगम की है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रशासन ने 4 मौतों की बात कही है। हकीकत यह है कि जहरीले पानी से 7 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि जिस जगह से लीकेज हुई उसे ठीक कर दिया गया है और एहतियातन वाटर सप्लाई की दूसरी लाइनें भी चेक की जा रही हैं। पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। परसों रात को ये आदेश जारी हुआ था कि किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद से किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। उसके पहले जो लोग डिस्चार्ज हो गए और उनसे जिनसे शुल्क ले लिया था उसको वापस करने का भी निर्देश दे दिया है। लगातार शिकायतें इस क्षेत्र की और अन्य क्षेत्र की भी मिल रही हैं। 48 घंटे में हम उनको ठीक करते हैं और जो नहीं हो पाई इसीलिए दोषी अधिकारियों पे प्रथम दृष्टया कार्रवाई हुई है और जो बड़े अधिकारी भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जहरीले पानी से मौतों के बाद अब विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि 10 दिन पहले मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश की बहुत गुलाबी तस्वीर दुनिया को दिखाई थी। इंदौर की घटना ने उसकी पोल खोल दी। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी के नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 25 साल के राज में बीजेपी मध्य प्रदेश के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मुहैया करा पाई। इस नए साल की पूर्व संध्या पर कई घरों के चिराग बुझ गए। क्यों हुआ? क्या सीधे सीधे ये लापरवाही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही? मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं कि ठीक है, मुआवजा देना अपनी जगह एक बात है, लेकिन संवेदनशीलता का साथ परिचय देते हुए आप इस प्रशासनिक लापरवाही के भी जवाबदार कौन लोग हैं? किन के कारण ये दूषित पानी उस क्षेत्र में गया? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इस पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। भागीरथपुरा इंदौर 1 असेंबली एरिया का हिस्सा है।
यहाँ से बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय एमएलए हैं। कैलाश विजयवर्गीय कल से ही इस इलाके में ही जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, बाकी जिसकी भी लापरवाही और पाई जाएगी उस पर भी सरकार एक्शन लेगी। पानी की लाइन में सीवेज लाइन मिल गई है और वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, 15 दिन से, बाकी ट्रेस नहीं हो रहा था। काफ़ी गड्ढे हमने करके हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने किए, पर वो ट्रेस नहीं हो रहा था। अब ट्रेस हो गया है वो, और मुझे लगता है कि अभी जो पानी का सैंपल आया है वो थोड़ा सा ठीक आया है। पर फिर भी हम यहाँ पर जब तक इस पूरी कॉलोनी में एक भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार होगा तब तक हम यहीं बैठेंगे और एक एक व्यक्ति का इलाज कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है और भी उनके घर में अगर आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। जांच कमेटी बन गई है और जांच कमेटी बनने के बाद इसमें जो भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यह अक्षम्य अपराध है। अगर घरों में जहरीले पानी की सप्लाई हो, 7 लोगों की जान चली जाए, हजारों लोग बीमार हो जाएं, तो इससे ज़्यादा दुख की और शर्म की क्या बात हो सकती है। लेकिन अच्छी बात है, मोहन यादव खुद मौके पर पहुंचे और लोगों के इलाज का इंतज़ाम किया। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजे का भी ऐलान किया है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। उन सारे अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बदबूदार पानी की शिकायत मिलने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। आज पंजाब के अबोहर से एक डराने वाली तस्वीर आई। अबोहर में एक युवक की अपनी ही पिस्टल से गोली चलने से मौत हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अबोहर के ढाणी सुच्चा सिंह इलाके में रहने वाले 28 साल के हरपिंदर सिंह सोनू NRI थे। हाल ही में उनके पिता ने पंचायत समिति का चुनाव जीता था। इस खुशी में शामिल होने के लिए वो पंजाब लौटे थे। घटना के वक्त हरपिंदर सिंह एक सोफे पर बैठे थे। उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल को कमर में बेल्ट से बांध रखा था। हरपिंदर जैसे ही सोफे से उठकर खड़े हुए, उसी वक्त पिस्टल से गोली चल गई। पहले तो लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन जब हरपिंदर की कमर से खून बहता हुआ देखा तो लोग घबराए और हरपिंदर जमीन पर गिर गए। तब जाके लोगों को समझ में आया कि गोली तो उन्हें ही लग गई है। परिवार के लोग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर के गए, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था, इसलिए हरपिंदर को बचाया नहीं जा सका। छोटी सी लापरवाही की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। दुख की बात है। जिन लोगों के पास भी हथियारों के लाइसेंस हैं, वो हथियार रखते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और हथियार को हर वक्त फायर लॉक लगा कर रखना चाहिए, वरना ऐसा हादसा कहीं भी हो सकता है।